नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 5 का दूसरा टॉपिक पश्चिमीकरण पढ़ेंगे। पश्चिमीकरण का तात्पर्य उस पश्चिमी उपसांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारत के कुछ लोगों ने आत्मसात किया, अपनाया। ये वे लोग थे जो पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए थे। इसमें विशेषकर देश का मध्यवर्गीय एवं बुद्धिजीवी वर्ग सम्मिलित था, जिसने न केवल पश्चिमी प्रतिमान चिंतन के प्रकार एवं जीवन शैली को अपनाया था, जीवन शैली के बारे में सीखा, अपितु साथ ही साथ इसका समर्थन तथा विस्तार भी किया। पश्चिमीकरण को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं योगेंद्र सिंह। उन्होंने पश्चिमीकरण को परिभाषित करते हुए कहा था, मानववाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण है। जो मानववाद है और बुद्धिवाद है, उस पर जोर पश्चिमीकरण है, जिसने भारत में संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सब पश्चिमीकरण के उपोत्पादन है, यानी पश्चिमीकरण की ही देन है। अब आता है पश्चिमीकरण की व्याख्या। पश्चिमीकरण की व्याख्या में एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के संबंध में लिखा है, अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए। ये काल भारतीय इतिहास के पिछले सभी कालों से भिन्न था, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ नई औद्योगिक संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास और मूल्य लेकर आए थे। अंग्रेज अपने साथ छापेखाने भी लाए और इसने भारतीय जीवन और चिंतन में गंभीर तथा बहुविध परिवर्तन भी किए। अंग्रेज जो छापेखाने लेकर आए, जिसके कारण से उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन भी किए। अंग्रेजों के शासन की लंबी कालावधि के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर पड़े प्रभाव को श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण नाम क्यों दिया, यह उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया। कह रहे हैं ये जो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा, सांस्कृतिक व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, उसको पश्चिमीकरण का नाम क्यों दिया, ये वह स्वयं बताते हैं, स्वयं स्पष्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने जागरूक भारतीय जनमत के समर्थन में कुरीतियों को मिटाया, जैसे सती प्रथा 1829 में जो हुई थी, बालिका हत्या, मानव बलि, दास प्रथा। संक्षेप में अंग्रेजों का भारत पर प्रभाव गहरा। जो पहले भारत पर अंग्रेजों का जो प्रभाव था वह बहुमुखी और फलदायी था। 150 वर्षों के अंग्रेजी राज के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया। ये उन्होंने बताया कि उन्होंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग क्यों किया। और यह शब्द औद्योगिक संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अस्पष्ट और सर्वग्राही स्वरूप के बावजूद मैं जानबूझकर इसका प्रयोग कर रहा हूँ। किसी पश्चिमी देश के साथ दीर्घकालीन संपर्क के फलस्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के विश्लेषण में ऐसे शब्द की आवश्यकता है, ऐसे शब्द की ज़रूरत है। सामान्य शब्दों में पश्चिमीकरण का अर्थ देश की सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं व मूल्यों का पूर्वी देशों द्वारा अपनाया जाना। इस संदर्भ में अगर हम भारत की बात करें तो अन्य पश्चिमी देशों की अपेक्षाकृत भारतीय संस्कृति को इंग्लैंड ने प्रभावित किया। इसका कारण स्पष्ट था, चूँकि अंग्रेज भारतवर्ष में एक बहुत लंबे अरसे तक रहे, यानी लंबे समय तक रहे, इसलिए जनमानस में उसकी जीवन शैली और संस्कृति पर विशेष रूप से प्रभाव रहा। अब आती है पश्चिमीकरण की विशेषताएं। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया। श्रीनिवास का मानना था कि पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा है, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो या आर्थिक क्षेत्र हो। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक
आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में लिखा पश्चिमीकरण एक अंतर्भूतकालीन संश्लिष्ट और बहुस्तरीय अवधारणा है। उसमें एक छोर पर पश्चिमी औद्योगिकी से लगाकर दूसरे छोर पर आधुनिक विज्ञान और आधुनिक इतिहास लेखन तक विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित है। उसकी अविश्वसनीय संश्लिष्टता इस बात में देखी जा सकती है कि पश्चिमीकरण के विभिन्न पक्ष कभी ना तो किसी प्रक्रिया विशेष को पुष्ट करते हैं, कभी एक दूसरे के विपरीत पड़े, कभी कभी एक दूसरे से असंगत, कभी कभी एक दूसरे से अलग रहते हैं। तीसरी विशेषता आती है, श्रीनिवास का मानना है कि पश्चिमीकरण का प्रभाव सभी समान मात्रा में नहीं पड़ता, कि पश्चिमीकरण का प्रभाव सभी जगह समान रूप से नहीं हो सकता। यह एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है, किसी पर यह कितना प्रभाव डालेगी यह आकलन किया जा सकता है। स्वयं श्रीनिवास के शब्दों, पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न भिन्न हैं। लोगों का समूह अपनी वेशभूषा, भोजन के तरीकों, खेल कूद और अपने द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं दृष्टि से पश्चिमीकृत हो गए हैं, जबकि अन्य समूह पश्चिमी विज्ञान, ज्ञान तथा साहित्य को अपना लिया, जो दृष्टि से पश्चिमीकरण से सापेक्ष रूप से मुक्त रहा है। श्रीनिवास ने यह स्पष्ट किया कि पश्चिमीकरण प्रयोग मात्र से परिवर्तन को दर्शाने के संबंध में प्रयुक्त हुआ। इसका उद्देश्य अच्छे या बुरे को अभिव्यक्त करना, अर्थात यह शब्द नैतिक दृष्टिकोण से तटस्थ है। पश्चिमीकरण की पांचवी विशेषता आती है, पश्चिमीकरण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित करता है तो उसी के आधार पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित करता है उसी की ओर उसके व्यक्तित्व का पूरा पक्ष पश्चिमीकरण से प्रभावित नहीं होता। प्रोफेसर श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्रीनिवास ने 1952 में मैसूर के रामपुर गांव में एक सरकारी बुलडोजर के चालक को एक खेत में जमीन को समतल करते देखा। वह चालक मनोरंजन के लिए गांव के पारंपरिक खेल भी दिखाया करता था। स्पष्ट है कि मनोरंजन के लिए जादू टोने से संबंधित पारंपरिक खेल और जीविकोपार्जन के लिए बुलडोजर चलाने में उसे कोई असामान्यता नहीं दिखती। पश्चिमीकरण के प्रभाव सदैव प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को प्रभावित करें ऐसा आवश्यक नहीं। कई बार व्यक्ति इससे परोक्ष रूप से भी प्रभावित होते हैं। अब आता है पश्चिमीकरण और सामाजिक परिवर्तन। पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज की परंपरागत संस्थाएं प्रभावित हुई एवं नई संस्थाओं का जन्म हुआ। भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था से पूर्व स्थापित शिक्षा के केंद्र मूलतः पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करते थे, परंतु अंग्रेजी शासन के प्रभाव ने शिक्षा पद्धति को परिवर्तित किया। यद्यपि नवीन शिक्षा पद्धति का उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को निर्मित करना था जो अंग्रेजी शासन को प्रशासनिक व्यवस्था में निचले स्तर पर कार्य कर सके, तथापि इस शिक्षा पद्धति ने एक नवीन मध्य वर्ग का उदय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसा वर्ग जो परंपरागत संस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए आतुर था, यानी तत्पर था। भारतीय संस्कृति के पाश्चात्यकरण से पूर्व भोजन करने की परंपरा एक धार्मिक कृत्य मानी जाती थी। भोजन में पवित्रता के मानक स्थापित हुए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि भोजन शैली पर भी पाश्चात्यकरण का प्रभाव पड़ा। जैसे भोजन में प्रयुक्त पत्तलों को फेंक देने के पश्चात झूठे पत्तलों के स्थान को गोबर से लेप कर पवित्र किया जाता था। पश्चिमीकरण का प्रभाव है, पहले भारत के लोग जमीन पर बैठ कर के खाना खाते थे और पत्तलों पर खाना खाते थे। पत्तलों को उठा करके फेंक दिया जाता था और उस स्थान को गोबर से लीप करके पवित्र किया जाता था। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप कस्बों और शहरों में शिक्षा और पश्चिमीकृत समूह ने जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करने के बजाय अब पश्चिमीकरण को देखते हुए टेबल और कुर्सी का प्रयोग शुरू किया। स्वयं श्रीनिवास कहते हैं, जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ
वह यह है कि भोजन का नया ढंग लौकिकरण की वृद्धि में योग देता है, क्योंकि भोजन के बाद मेज को गोबर से पवित्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेज को हम गोबर से लीप करके पवित्र नहीं कर सकते। ये लौकिकरण में वृद्धि का योग है। पहले के समय में लोग नीचे बैठते थे और भोजन करने के बाद पत्तलों को फेंक करके उस स्थान को गोबर से लीप करके पवित्र करते थे। पवित्र नहीं किया जा सकता। भोजन से पहले और बाद पारंपरिक कर्मकांड को छोड़ देने की प्रवृत्ति बढ़ी। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बदलाव आया। पश्चिमीकरण से न केवल राष्ट्रीयतावाद को अपितु जातिगत भेदभाव भी शिथिलता को बल मिला, साथ ही भाषाई चेतना और प्रादेशिकता के बीज भी प्रस्फुटित हुए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक परिवर्तन के संबंध में श्रीनिवास ने लिखा, भारतवासियों का बहुत ही छोटा सा अंश अंग्रेजों या अन्य यूरोपवासियों के सीधे संपर्क में आया और जो ऐसे संपर्क में आए वे भी सदा परिवर्तन में सहायक नहीं हुए। उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने भारतीय नौकर चाकरों का संभवतः अपने रिश्तेदारों या स्थानीय जाति समूह में कुछ प्रभाव होता था, पर दूसरों पर नहीं। इसी प्रकार हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनाने वालों का भी संपूर्ण भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव न था, क्योंकि एक तो ये लोग खास तौर पर निचली जाति के थे, दूसरे धर्म परिवर्तन उन्हें अधिकांश हिंदू समुदाय से पृथक कर देता था। अंत में ईसाई बनने से अक्सर उनका धर्म ही बदलता था। रीति रिवाज सामान्य संस्कृति अथवा धर्म परिवर्तन करने वालों की सामाजिक स्थिति नहीं। पश्चिमीकरण का भारतीय साहित्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता दिखाई दिया। हिंदी भाषी लेखक पाश्चात्य साहित्यकारों की भाषा और शैली से प्रभावित हुए। पश्चिमीकरण ने पाश्चात्य कला, नृत्य और संगीत कला, चित्रकला तथा ललित कला को प्रभावित किया। पश्चिमीकरण ने समाज में एक नवीन वर्ग को जन्म दिया, जो कि अभिजात वर्ग के नाम से जाना गया। इस संबंध में श्रीनिवास ने लिखा, पारंपरिक अभिजन और नए अथवा पश्चिमीकृत अभिजन के बीच कुछ निरंतरता, ये निरंतरता दोहरे अर्थ में मौजूद है। एक पारंपरिक अभिजन के कुछ सदस्यों अथवा समुदायों ने अपने आप को नए अभिजन के रूप में ढाल लिया। दूसरे पुराने और नए धंधों में भी कुछ निरंतरता है। निरंतरता के सरल उदाहरण यह है कि किसी ब्राह्मण पंडित के बेटे अपने पेशे में प्रवेश करे या किसी सरदार का बेटा भारतीय सेना में उच्च स्थान प्राप्त कर ले। ये सर्वथा स्वाभाविक है। पश्चिमीकरण के पहले चरण में भारतीय अभिजन का प्रत्येक अंश पश्चिमीकरण का वह आदर्श चुने जो परंपरा से सबसे समीप हो। उदाहरण के लिए बम्बई के पारसी नई स्थितियों का लाभ उठाने वाले सर्वप्रथम लोगों में थे। उन्होंने पेशों में, सरकारी नौकरियों में, उद्योगों में, वाणिज्य में और व्यवसाय में, विशेषकर शराब के व्यापार में प्रवेश किया। नागरिक तथा राष्ट्रीय जीवन में भी वह प्रमुख रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिमीकरण ने भारतीय